नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अब समय हो गया है हमारे खास शो पर्दे के पीछे का, जिसमें कॉरपोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, किन शेयरों में आए नतीजे, किसे हुआ मुनाफा, किसे घाटा, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आप अगले हफ्ते निवेश की अपनी रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। 11 फरवरी को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हुए थे। इसमें कंपनी का घाटा घटकर 6,609.3 करोड़ रुपए पर आ गया है। दिसंबर तिमाही के दौरान कर्ज में डूबी इस टेलीकॉम कंपनी ने ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हासिल किया है, जिससे कंपनी का घाटा कम होने में मदद मिली है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11,117.3 करोड़ रुपए रहा, जो 2023 के अक्टूबर दिसंबर की तुलना में 4% ज्यादा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी वोडाफोन को झटका लगा है। वोडाफोन के साथ एयरटेल को भी झटका लगा है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों का कहना था कि बकाया AGR के कैलकुलेशन में गड़बड़ियां हैं, लेकिन इस नए फैसले ने 2021 के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के लिए अब कानूनी रास्ता भी नहीं बचा है। टेलीकॉम कंपनियों की दलील थी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने AGR कैलकुलेशन में गलतियां की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले को ही बरकरार रखते हुए फिर से कैलकुलेशन की मांग को ठुकरा दिया है। पूरे हफ्ते के दौरान अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर में 13% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं ब्रोकरेज फर्म CLSA ने नतीजों के बाद इस शेयर पर 6 रुपए का टारगेट सेट किया है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी अब श्रीलंका में अपने 2 प्रपोज्ड विंड पावर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी। 13 फरवरी को कंपनी ने इसकी जानकारी दी। 484 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के मन्नार और पूनरी कोस्टल एरिया में बनाया जाना था। हालांकि कंपनी ने श्रीलंका सरकार को विश्वास दिलाया है कि वो श्रीलंका के लिए कमिटेड है और अगर श्रीलंका सरकार चाहे तो फ्यूचर में सहयोग के लिए तैयार है। वैसे हाल में श्रीलंका ने अडानी ग्रुप के पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला भी किया था और तर्क ये दिया था कि ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर अमेरिका में करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं। इस खबर से अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली और 5 कारोबारी सत्र में शेयर करीब 10% की गिरावट के साथ 882 रुपए के भाव पर बंद हुआ। अदानी समूह के बाकी शेयर्स में पूरे हफ्ते के दौरान दबाव भी देखने को मिला। RBI ने बुधवार 12 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी रोक को हटाया था, जिसके बाद बैंक के शेयरों में बढ़िया उछाल आया था। दरअसल 24 अप्रैल 2024 को RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। RBI का कहना था कि 2022 और 2023 के बीच उसने एडिक्वेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के चलते बैंक को अपनी चिंता जताई थी, लेकिन बैंक इन कमियों को दूर करने में लगातार विफल रहा था। अब RBI ने बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर इस रोक को हटा दिया है। बैंक अब ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए कस्टमर्स जोड़ सकेगा और नए क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकेगा। साथ ही बैंक ने नई मोबाइल बैंकिंग ऐप एम्बार्क को भी सॉफ्ट लॉन्च किया है। इसका RBI के फैसले से बैंक के शेयर में तेजी भी दिखाई दी है और इसने 1992 रुपए का हाई भी छुआ। 5 कारोबारी सत्र में शेयर 0.76% गिरकर 1,949 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। वहीं ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कोटक को आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए 2,125 रुपए का टारगेट रखा है। सेबी ने 11 फरवरी को LS इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके प्रमोटर प्रोफाउंड फाइनेंस और 4 अन्य इंस्टीट्यूशंस पर सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार करने से रोक लगा दी है। यह एक्शन कंपनी के शेयर्स की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और हेर फेर के आरोपों के बाद लिया गया। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे एक ऐसी कंपनी जिसकी आमदनी नाम मात्र की थी, उसकी बाजार में कुल वैल्यूएशन 5,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए सेबी ने जांच शुरू की, जिसमें कई बड़ी गड़बड़ियां मिली हैं। सेबी की जांच में सामने आया है कि 23 जुलाई 2024 से 2 महीने के अंदर LS इंडस्ट्रीज के शेयर की वैल्यू 22.50 पैसे से बढ़कर 267 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई थी, जो 1089% की वृद्धि थी। हालांकि नवंबर 2024 तक ये गिरकर 42 रुपए 39 पैसे पर आ गया। इसके बाद दिसंबर 2024 में ये 136 रुपए 87 पैसे तक बढ़ा, लेकिन फरवरी 2025 में फिर 67 रुपए 95 पैसे पर आ गया। पूरे हफ्ते के दौरान अगर शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर में लगातार लोअर सर्किट लगा और 12 रुपए 58 पैसे की गिरावट के साथ ये 55 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ।
हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड के भी 10 फरवरी को Q3 के रिजल्ट्स सामने आए हैं, जिसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 52.5% बढ़कर 35.03 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट 22.97 करोड़ रुपए था। वहीं ऑपरेशन से रेवेन्यू 10.8% बढ़कर 557.74 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2024 की इसी तिमाही में ये 539.43 करोड़ रुपए था, पर इसका असर शेयर प्राइस पर नहीं दिखा। हफ्ते भर में भाव 10% से ज्यादा गिरकर 485 रुपए पर बंद हुआ। इसके अलावा 12 फरवरी को मुथूट फाइनेंस के भी Q3 के नतीजे सामने आए, जिसमें कंपनी ने 1389 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। ये पिछले वित्त वर्ष के Q3 में दर्ज हुए 1104 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट से लगभग 26% ज्यादा है। इस बीच ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% बढ़कर 5190 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले FY के Q3 में रेवेन्यू 3820 करोड़ रुपए था। मुथूट फाइनेंस की इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर 5067 करोड़ रुपए हो गई है। नतीजों से शेयर प्राइस को भी पुश मिला और कारोबारी 5 दिनों में करीब 1.25% मजबूत होकर भाव 2245 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। नायका की पेरेंट कंपनी FSN वेंचर्स का Q3 में नेट प्रॉफिट 51.3% बढ़कर 26.4 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में YOY बेसिस पर 26.7% बढ़कर 2267.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये एक साल पहले की समान अवधि में 1789 करोड़ रुपए और FY 25 की दूसरी तिमाही में 1875 करोड़ रुपए था। कंपनी का एबिटा 42.6% की बढ़ोतरी के साथ 140.7 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 98.7 करोड़ रुपए पर था। कंपनी का एबिटा मार्जिन साल दर साल 5.5% से ज्यादा बढ़कर 6.2% पर पहुंच गया है। इसका असर शेयर्स पर भी दिखा है। हालांकि 5 कारोबारी दिनों में शेयर कुल 3.22% गिरकर 168.39 रुपए पर बंद हुआ। सेंको गोल्ड के नतीजे दिसंबर तिमाही में काफी निराशाजनक रहे हैं। एबिटा मार्जिन घटकर 3.8% पर आ गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 11% था। कंपनी का अनुमान था कि एबिटा मार्जिन 7 से 8% के बीच रह सकता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में घटकर 33.5 करोड़ रुपए पर आ गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 101.3 करोड़ रुपए पर था। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ देखी गई है और ये पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़कर 2100 करोड़ रुपए पर रहा। कंपनी ने बताया कि नई सहयोगी कंपनियों को खोलने में खर्च से उसके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ा है। कंपनी के शेयर के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 5 कारोबारी दिनों में भाव 27.25% गिरकर 357 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के भी Q3 के रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें YOY बेसिस पर प्रॉफिट 62% बढ़कर 879 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू भी 8% बढ़कर 27,666 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। वहीं एबिटा 13% बढ़कर 2,687.4 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि पूरे हफ्ते के दौरान अगर शेयर के प्रदर्शन को देखें तो ये कुल 8.44% की गिरावट के साथ 125 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ है। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बीते कारोबारी हफ्ते में अपना 52 वीक लो छूते हुए दिखा, यानी कि ये 1,193 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गया। रिलायंस का बिजनेस एनर्जी से लेकर टेलीकॉम तक बिजनेस फैला हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसके शेयर पर बिकवाली का भारी दबाव दिख रहा है, जिससे शेयरों के भाव में भी गिरावट दिख रही है। 5 दिनों में भाव को अगर देखें तो ये 3.43% की गिरावट के साथ 1,214 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ है। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को कॉर्पोरेट जगत का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।